नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है पिछले में 3 वर्षों के सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया, उसी के आधार पर इसको मैंने फिर से क्रिएट किया हुआ। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही मोस्ट रिपीटेड आपके क्वेश्चन है, यही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया, यदि यही मेरा आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपका 80 से 85% पेपर मैं गारंटी लेता हूँ कि इन्हीं प्रश्नों से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो इसकी मैंने जो चैप्टर्स क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप वॉच कर सकते हैं, अभी काफ़ी समय है। चैप्टर्स क्लासों के लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। हर एक क्लास मैंने करा रखी है। हमारा जो भी सिलेबस था थर्ड सेमेस्टर का सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहे तो चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं, या फिर यदि मेरा कंप्लीट वीडियो मॉडल पेपर ही वॉच कर लोगे तो आपका 80 से 85 या फिर 90% पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा इन्हीं प्रश्नों से। चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास में हम सोशियोलॉजी की सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले, क्योंकि यही आपके पेपर में छपने वाले इस बार। पेपर आपका है सोशियोलॉजी का। इसमें आपको पढ़ना है सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट इन इंडिया। पेपर का आपका नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाद यूनिवर्सिटी हो गई, RMLU, MGQAP, VPSU पूर्वांचल विश्वविद्यालय MJPRU हो गई आपकी, व्यू झांसी, रज्जो बिहार विद्यालय प्रयागराज, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और आगरा विश्वविद्यालय जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जो कि पहले MCQ का पेपर कराती थी, इस बार आपकी रेटेड की ही परीक्षा कराएगी। ठीक है, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी ये क्लास। मैंने सभी सब्जेक्ट की ऑलरेडी क्लास करा रखी है। आप हमारे चैनल के माध्यम से BA की तैयारी ऑल सब्जेक्ट और ऑल सेमेस्टर की बिल्कुल फ्री में कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए, पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आयोजित करा जाएगा। पेपर आपका जो है, जो कि आगरा विश्वविद्यालय ने भी अपना जो पेपर का पैटर्न जो कि प्रारूप जो दिया है, सेम इसी प्रकार का जो मैं पेपर आप लोग के समझ लेके आया हुआ हूँ, इसी प्रकार का पेपर आपका बन के आएगा। सेक्शन ए में टोटल 10 आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि आगरा विश्वविद्यालय में भी आएंगे इस बार, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूर्वांचल विश्वविद्यालय में तो पहले से ही आते थे, उसी के पैटर्न पर आधारित है आपका आगरा विश्वविद्यालय का भी पैटर्न। तो सबसे पहले मैं जो 10 क्वेश्चन आपके दे हुए सेक्शन ए में, सेक्शन ए की जो कि आप लोग सभी लोग भली बात जान भी रहे होंगे कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सभी आपको करना रहता है। मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए में जो भी प्रश्न आपको पता है, वैसे तो मेरी क्लास के माध्यम से आप देख के जाओगे तो वैसे तो 1-2 क्वेश्चनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सेक्शन ए वाले, नहीं तो पूरा का पूरा पेपर ही फंसेगा। तो यदि आपको सेक्शन ए के 1-2 प्रश्न नहीं आते तो आपको बीच में जो है शुरुआत में आपको नहीं करना उनको, ना ही बीच में उनको करना है, लास्ट में आपको जाके बना के लिखना है। ठीक है, जो आपको पता नहीं उनको लास्ट में करना है, जो आपको पता है चाहे किसी भी सेक्शन का प्रश्न हो आपको शुरुआत में करना है। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सोशल चेंज क्या है, जो कि पेपर का आपका नाम ही है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो सोशल चेंज आपके एग्जाम में 100% की गारंटी के साथ है क्वेश्चन की फंसेगा। इसके बाद संरचना क्या है, हम इन दोनों क्वेश्चनों को जो है देखेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन की यदि हम दोनों शब्दों की हम बात करें, एक है सामाजिक, दूसरा है परिवर्तन। सामाजिक का मतलब होता है समाज का, परिवर्तन मतलब होता है उसमें बदलाव आना, मतलब समाज में कोई भी जो बदलाव होता है वही सामाजिक परिवर्तन होता है, यदि हम बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में कहें तो। इसमें जितनी भी परिभाषा दी हुई है बहुत ही अच्छी परिभाषा है, बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है सभी विद्वानों ने। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि समाज की जो संरचना है तथा जो उसकी अंतःक्रिया है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय उस स्थिति है जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों, उसकी प्रक्रियाओं, प्रतिमानों, संस्थानों का इस रूप या फिर सीमा तक परिवर्तित हो जाता है कि उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि समाज में जो समाज द्वारा जो स्वीकृत जो संबंध है, जैसे कि प्रक्रियाएं हैं, जो प्रतिमान हैं, जो संस्थाएं हैं, उसमें जो बदलाव होता है, यहाँ तक कि मनुष्य की वेशभूषा, उसका रहन सहन, उसकी कल्चर, उसमें भी जो बदलाव आता है वह सभी क्या है, सामाजिक परिवर्तन ही होता है। सामाजिक परिवर्तन जो कि एक बार समाज में सामाजिक परिवर्तन जो हो जाता है उस स्थिति में पुनः लौटना काफ़ी कठिन होता है। अगली परिभाषा जो कि हमारे विद्वान हैं जो कि गिन्सबर्ग जी, ये कहते हैं सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना। मतलब जो है समाज ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से। अब सामाजिक ढांचा क्या है, सामाजिक ढांचे जैसे कि समाज जो कि होता है सभी लोग उसमें रहते हैं, उनका रहन सहन होता है, उनकी कल्चर होती है,
ठीक है, एक निश्चित भूभाग पर रहता है, तो उसमें कोई भी बदलाव आता है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे कि पहले क्या था, शुरुआत में मोबाइल था ही नहीं, उसका मोबाइल फ़ोन आया, फिर कीपैड का फ़ोन, उसके बाद जो है 3G 4G अब 5G। तो इस तरह से जो समाज में बदलाव आता है किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उसके रहन सहन में हो सकता है, उसकी जो है जीवन शैली में हो सकता है, या फिर उसके संस्थानों में हो सकता है। तो इस तरह से जो भी चेंजेस आया है इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात समाज के आकार में, क्योंकि समाज के आकार की बात आती है तो यहाँ तक जनसंख्या के आकार में भी जो वृद्धि हुई है ये भी सामाजिक परिवर्तन ही है, क्योंकि पहले आबादी इतनी नहीं थी जितने की अब है। तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, चाहे जो है सामाजिक ढांचा के अंतर्गत समाज की जनसंख्या हो, या फिर समाज की जो रहन सहन है उसका स्तर हो, या फिर उसके प्रतिमान हो, फिर उसकी जो संस्थाएं, या फिर उसकी जो कल्चर है, किसी में भी बदलाव हो सकता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच संतुलन, अथवा जो समाज के संगठन में होने वाला जो परिवर्तन है वही सामाजिक परिवर्तन है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, आपको बिल्कुल भी रट्टा आपको नहीं मारना है, केवल क्वेश्चनों को आपको समझना है कि हमको लिखना क्या है इसके अंतर्गत। अब वैसे भी इन सभी प्रश्नों को आप रट्टा नहीं मार पाओगे, केवल आपको समझना कि हमको लिखना क्या है, आप बनाकर लिखाओगे। अब यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक संरचना क्या है। संरचना की जब बात आती है, स्ट्रक्चर की बात आती है, तो सामाजिक संरचना क्या है। सामाजिक संरचना की जब बात आती है, जैसे कि आपका जो बॉडी है, जैसे कि बहुत सारे चीज़ों से मिलकर जो बना हुआ, जैसे कि आपके बॉडी में हाथ है, पैर है, ठीक है, नाक है, कान है, और इस तरह से सब चीज़ों मिलकर जो है आपके बॉडी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार क्योंकि समाज का जो निर्माण हुआ है, सामाजिक जो संरचना है, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें एक दूसरे से जो है मिलती जुलती है, फिर एक दूसरे का निर्माण करने में सहयोग करती हैं। जैसे कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग या फिर समुदाय की भावना पाई जाती है, समाज में जो है कल्चर होती है, और जो है धार्मिक संस्थाएं होती हैं। इस तरह से समाज में बहुत सारी जो कि कह सकते हो एक दूसरे के साथ लोग रहते हैं, इस तरह से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, तभी तो समाज का निर्माण कर पाते हैं। जैसे कि आप जो मकान बनवाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सीमेंट की, ठीक है, ईंटें की आवश्यकता पड़ती है, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, मानो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे जो है आपका मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार समाज में क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, इससे अभिप्राय है कि वह जो है संरचना जिसमें उससे संबंधित सभी तत्व, मतलब समाज से संबंधित जितने भी तत्व हैं समाज में, वे एक दूसरे की से क्या है नाता रखते हैं, और उनके जो है जुड़े रहने के कारण ही समाज का निर्माण होता है। समाज में जो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है, नाता रखता है, इसी के द्वारा जो है समाज का निर्माण होता है। और एक सामाजिक संरचना में हर तत्व एक अहम कार्य जो है होता है, मतलब समाज में जितने भी तत्व होते हैं सभी का अपना अपना कार्य होता है, एक अहम कार्य उनका रहता है, या फिर कह सकते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी वजह से हर तत्व जो है किसी भी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण जो होता है। तो इस तरह से इसकी जो सामाजिक संरचना की आपको जो परिभाषा लिखना है। तो मनुष्य के शरीर को सामाजिक संरचना के रूप में जो है देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में हर जो अंग है, हर जो कोशिका है, एक अहम भाग होता है, और इन सभी छोटे छोटे तत्वों मिलकर जो है मानव शरीर का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी, क्योंकि एक दूसरे के जो है साथ जो है कह सकते हो मिलकर, या फिर अंतर क्रिया कर कर, या फिर समाज में अनेक प्रकार की जो कह सकते हो पारस्पर जो संबंध होते हैं समाज में, एक दूसरे के साथ कह सकते हो नाता रखते हैं, समाज में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि रिश्तेदारी से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से समाज का ही निर्माण करते हैं, इसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आपको बनाकर लिखना है। अब यहाँ से उद्विकास क्या है, उद्विकास को समझेंगे, फिर है डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, दोनों की परिभाषा को यहाँ सब समझेंगे। सबसे पहले सामाजिक उद्विकास क्या, इसको समझ लीजिए। शाब्दिक रूप से किसी वस्तु के फैलने अथवा बढ़ने की प्रकृति को हम उद्विकास कहते हैं। मतलब जो है किसी भी वस्तु के फैलने अथवा बढ़ने की, किसी वस्तु है उसमें कोई भी फैलाव है, फिर उसकी में कोई बढ़ोतरी हो, तो इसको हम उद्विकास कहते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु का बढ़ना या फिर फैलना उद्विकास नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मिट्टी का जो ढेर होता है, ठीक है, मिट्टी का ढेर है कोई, तो उसका वो जब बढ़ जाए तो उसको उद्विकास नहीं कहा जाएगा। वास्तव में उद्विकास का संबंध जो है उस फैलाव से है जिसमें कोई भी वस्तु सरल अवस्था से जटिल अवस्था में जब आ जाती है, तो उसको हम सामाजिक उद्विकास कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो है कह सकते हो एक सरल अवस्था में रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उस तरह से धीरे धीरे कह सकते हो बड़ा होता है, तो उसमें काफ़ी जो कि जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जब कोई वस्तु सरल से जटिल अवस्था में आती है तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक उद्विकास। सिंपल सी परिभाषा है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसको भी समझ लीजिए। उद्विकास तथा प्रगति की भांति विकास भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास की आवश्यकता जो है सामाजिक प्रगति के लिए है या फिर होती है। यहाँ से पानसियन जी लिखे हैं, ये कहते हैं कि विकास जो है संकुचित अर्थ में परिवर्तन है। ये कहते हैं कि विकास क्या है,
इसको हम देखें तो एक प्रकार का परिवर्तन ही है, ये कहते हैं महोदय, या जो है वृद्धि से संबंधित है जो पहले से ही किसी वस्तु में गुप्त अवस्था में विद्यमान है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। यदि हम विकास के प्रकारों की बात करें तो विकास जो कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को भी जो है व्यक्त करता है, उसे जो हम सूत्र के माध्यम से जो है व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि जो विकास होता है सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जो आपका फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट होता है, जिससे आपका जो जीवन स्तर अच्छा हो जाए, उसको हम विकास कहते हैं। जैसे कि आप पहले काफ़ी गरीब थे, अपने मेहनत के कारण आप काफ़ी जो है अच्छी जॉब पा गए, अच्छा कार्य करने लगे, आप बड़े आदमी बन जाओ, आपका जीवन या फिर कह सकते हो आपका जो है जीवन एक सुखमय व्यतीत होने लगे, उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास को हम किस प्रकार के व्यक्त कर सकते हैं? विकास इक्वल टू होता है परिवर्तन प्लस जो है आर्थिक वृद्धि। जब विकास का मतलब होता है जब परिवर्तन हो और साथ में आर्थिक वृद्धि आपकी हो, मतलब आपका फाइनेंशियल रूप से आप जो है कह सकते हो मजबूत हो जाओ, आपके पास रुपया पैसा हो, सारे संसाधन उपलब्ध हो जाए, तो इसको हम जो है विकास कहते हैं। इसकी तीन जो है विकास के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है आर्थिक विकास, दूसरा होता है राजनीतिक, तीसरा होता है सामाजिक विकास। इसके तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास का मतलब होता है जो रुपये पैसों से लगाया जाता है, इसका अर्थ है। राजनीतिक विकास जो राजनीति से संबंधित है। सामाजिक विकास मतलब होता है जिससे समाज का भला हो, समाज का विकास हो सके। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन की प्रगति क्या है, उसके बाद है सांस्कृतिक विलंबना क्या है, फिर है सांस्कृतिकरण। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में फंसेंगे सेम टू सेम। तो सबसे पहले प्रगति क्या है इसको समझो। जब सामाजिक परिवर्तन किसी एक निश्चित दिशा में होता है, जो सोशल चेंज है जब एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसको हम प्रगति कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ही साधारण सी परिभाषाएं दी हुई है, आप इसको आसानी से एक ही बार में रट सकते हो। जब सामाजिक परिवर्तन निश्चित दिशा में होता है उसे हम प्रगति कहते हैं। हमारे मैकरम पेज महोदय हैं, ये कहते हैं कि प्रगति में सामाजिक परिवर्तन की दिशा का बोध नहीं होता है, वरन किसी अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाने वाली दिशा का बोध होता है। इनका भी कहने का मतलब ठीक ही है। ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में, ठीक है, जो प्रगति होती है, प्रगति में सामाजिक परिवर्तन की दिशा का बोध नहीं होता है, बल्कि आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, मतलब आपका अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाने वाली जो दिशा होती है उसका बोध होता है। अगले हमारे महोदय जो कि हाब हाउस जी, ये कहते हैं कि सामाजिक प्रगति से तात्पर्य सामाजिक जीवन में उन गुणों की वृद्धि से है जिन्हें मनुष्य मूल्यों अथवा विचार युक्त मूल्यों से जो है जोड़ सके। इस प्रकार इनके अनुसार प्रगति से तात्पर्य कि सामाजिक जो गुण होते हैं उसमें वृद्धि से है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से सांस्कृतिक विलंबना क्या है इसको समझ लीजिएगा। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा जो है आगबर्न ने जो है प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है दो प्रकार की जो है सांस्कृतिक जो है संस्कृतियाँ जो हैं, जो कल्चर है उसका उल्लेख किया है। एक क्या है भौतिक जो है संस्कृति, भौतिक संस्कृति जैसे कि रेल, मोटर, टेलीफोन इत्यादि। अब भौतिक संस्कृति क्या है, इसमें मानव की कला है, दर्शन है, सोचने समझने की जो है क्षमता है, पद्धति है आदि इसमें। तो आगबर्न के अनुसार संस्कृत के भौतिक तथा अभौतिक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि ये जो परिभाषा है सांस्कृतिक जो है विलंबना की है। तो इसमें जो आगबर्न जी इसकी परिभाषा को बहुत ही सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है, जो कि जो सांस्कृतिक विलंबना है ये दो प्रकार की होती है। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक है भौतिक संस्कृति, दूसरी अभौतिक। तो आगबर्न जी इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संस्कृत के भौतिक और अभौतिक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, किंतु एक हिस्से के बिछड़ जाने के कारण सामाजिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। समाज में यही जो है सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति होती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि संस्कृत के जो भौतिक जो अभौतिक जो पक्ष हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिछड़ जाने पर जो एक अनबैलेंस उत्पन्न हो जाता है जीवन में, इसी को हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, चलो अगला देखो सांस्कृतिकरण क्या है। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का सदस्य अथवा जो है वह जाति अपने से उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण इसलिए करते हैं ताकि उसकी भी परिस्थिति उच्च हो जाए। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा का शब्द का जो है समाजशास्त्री विवेचन एम एन श्रीनिवास के द्वारा जो है किया गया है।
तो संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जब एक निम्न जाति का व्यक्ति, मतलब कोई नीची जाति का कोई व्यक्ति, ठीक, या फिर सदस्य कोई ऊंची जाति जैसे कि ब्राह्मण जाति, इस तरह की जाति का कोई, उनके सारे रीति रिवाज उनको जो है उनकी नकल करे, ठीक है, उनको फॉलो करे, ताकि उनकी भी जो स्थिति है, उनका जो व्यवहार है वो भी जो है उच्च हो सके, ठीक है, ताकि उनकी भी जो स्थिति है समाज में उच्च हो जाए। इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। ये जो सांस्कृतिकरण की जो अवधारणा दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, अतः इन्हीं के कारण जो है द्वारा परिभाषित इस शब्द का जो है विवेचन अधिक उचित होगा। तो इसकी परिभाषा आगे एम.एन. श्रीनिवास ने भी लिखा है कि सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई नीच हिंदू भी कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, फिर जनजाति हो सकता है, छोटी जनजाति जिसका समाज में जो है दर्जा बहुत ही नीचा है, ठीक है, या फिर कोई जनजाति, अन्य जो है किसी उच्च समूह और जो है प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कांड कर्म, विचार, जीवन पद्धति को जो बदलती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिकरण कहते हैं। अब ऐसे समझो, मानो कोई जो है नीची जाति का कोई व्यक्ति जब किसी ऊंची जाति के व्यक्ति की सारी जो है उसकी प्रकार से, जैसे कि वो पूजा पद्धति अपनाता है, उसका रहन सहन कैसा है, उसी प्रकार खान पियन भी अपना करता है, उसका पहनावा कैसा है, सब कुछ उसी के जो है फॉलो करता है, उसकी नकल करता है। किस लिए नकल करता है? ताकि उसकी भी स्थिति समाज में उच्च हो जाए, ठीक है, उसके रीति रिवाज, उसके कर्म कांड, उसकी विचारधारा, उसके जो जीवन शैली है, जो उसकी जीवन पद्धति है, उन सभी को जो अपनाता है नीची जाति का कोई व्यक्ति, ठीक है, तो इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। चलो अगला देखो, सामाजिक आंदोलन क्या है, उसके बाद है वैश्वीकरण क्या है, फिर है श्रमिक आंदोलन। तो इनको भी समझिएगा। तो सबसे पहले सामाजिक आंदोलन क्या, इसको समझो। सामाजिक आंदोलन एक जो है ऐसा सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन क्या है? ये एक सामूहिक प्रयास है। ये एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि एक समूह के द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जिससे जो है नई सामाजिक व्यवस्था जो है अवतरित होती है, जिससे जो है नई एक सामाजिक व्यवस्था जो है अवतरित होती है, फिर बनती है, निर्माण होता है उसका। या जो है प्रयास अल्पकालीन या फिर दीर्घकालीन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा होगा जो आंदोलन होते हैं सामाजिक, कुछ आंदोलन जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, कोई भी आंदोलन होता है जैसे कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, जैसे एसएससी को लेकर भी हुआ था, किसान आंदोलन होते रहते हैं। तो जब कोई आंदोलन होता है, जब उस पर सरकार जो है अपना निर्णय ले लेती है, उनकी जो है सारी शर्तें मान लेती हैं, तो जो है जो आंदोलन होता है जल्दी से समाप्त हो जाता है। जब सरकार उनकी जो है जो उनकी कह सकते हो जितनी भी उनकी शर्तें हैं उनको जब नहीं मानती है तो आंदोलन काफ़ी लंबा खिंचता है। तो इस प्रकार जो है आंदोलन जो है ये अल्पकालीन भी हो सकता है, दीर्घकालीन ये कुछ भी हो सकता है। सामाजिक आंदोलन एक जो है ऐसा समन्वित व्यवहार है जिससे वांछनीय सामाजिक परिवर्तन प्रायः निश्चित हो जाता है, और परिवर्तन एक अनिवार्य विशेषता है जो न्यूनधिक अंशों में सभी समाजों में पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन की इसी प्रक्रिया को एक निश्चित मोड़ देता है, यही होता है सामाजिक आंदोलन। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो कि सामाजिक आंदोलन जब समाज में कोई अन्याय होने लगता है, जब एकजुट होकर उस अन्याय के खिलाफ जब लोग आवाज उठाते हैं, इसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा बहुत सारे हमारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, जैसे कि हर्बर्ट ब्लूमर ये कहते हैं सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है, एक सामूहिक प्रयास है जिससे जीवन की एक नई दिशा जो है निर्मित होती है। इनकी भी परिभाषा बहुत अच्छी है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जो समाज में जो कह सकते हो इस तरह के कुछ पद्धतियाँ है, फिर समाज के लिए ऐसे कुछ नियम लागू हो गए जो समाज के हितों के लिए नहीं है, जब इनका आंदोलन किया जाता है इनके खिलाफ, इनको समाप्त करने के लिए, तो जाहिर सी बात है समाज में एक नई दिशा जो है निर्मित होती है, एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है। अगली परिभाषा से टर्नर और जो कि किलन जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन सदैव जो सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता। इनकी परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है। ये कहते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन होता है सदैव सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, अपितु उन परिवर्तनों का भी विरोध करता है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है, ये जो आंदोलन होता है सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, अपितु उस आंदोलनों का भी विरोध करता है जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है। तो इन विचारकों के अनुसार सामाजिक आंदोलन एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है जिससे वांछित सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा और अवांछित जो परिवर्तन है उसका विरोध किया जाता है। इसी को हम सामाजिक जो है आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से वैश्वीकरण क्या है इसको समझो, इसकी विशेषता।
वैश्वीकरण से तात्पर्य कि विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से है। प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और जो बौद्धिक आपदा संबंधी आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो शाब्दिक शब्दों में, जो एक देश से दूसरे देश के लिए जो व्यापार होता है, ठीक है, चाहे वस्तु का हो, सेवा का हो या फिर पूंजी का हो, ठीक है, जो आदान प्रदान होता है इसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण जो है तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न ना किया जाए। मतलब वैश्वीकरण तभी जो है संभव है जब देश के किसी देश के द्वारा इसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न न किया जाए। ठीक है, और इन्हें जो है कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें जो है सभी देशों का विश्वास हो। समान नियम के अनुशासन में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं, और यही जो है वैश्वीकरण है। ठीक है, तो इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से श्रमिक आंदोलन क्या है इसको समझ लीजिएगा। श्रमिक मतलब जो आपके मजदूर होते हैं, ठीक है, लेबर मूवमेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के घंटों का जो है पालन, कारखाने के अंदर जो है काम करने की दिशाओं के अनुसार सुधार, और औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक जो है सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध तथा जो आवश्यकता अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्य के अंतर्गत जो श्रमिकों के लिए उचित रहन सहन की व्यवस्था, श्रमिकों के जो आश्रितों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था आदि श्रम आंदोलनों या फिर श्रमिकों के लिए कारखानों के अंदर, कारखानों के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है, मतलब जो भी इनकी ज़रूरतें होती हैं, जो मजदूरों की इनकी, जैसे कि इनके खाने पीने की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था, जब ये सारी आवश्यकता जो है पूर्ति नहीं होती है, फिर नहीं होती, तो लोग एकजुट होकर एक आंदोलन करते हैं, इसी को हम जो है श्रमिक आंदोलन कहते हैं। अब यहाँ से है दलित आंदोलन। दलित आंदोलन से आप सभी भली भांति जो कि परिचित भी होंगे, क्योंकि दलितों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ था। तो दलितों के जो समाज में सभी के साथ उठने बैठने के लिए, एक उनको भी अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन किए गए, इसी को हम जो है दलित आंदोलन कहते हैं। तो दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के अपने में जो भेदभाव हैं इसके विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों के द्वारा विरोध जो प्रदर्शन है वही होता है दलित आंदोलन। आज भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव कस्बा से लेकर जो है राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासन काल में भी जो है दलितों के समर्थन में प्रांतीय और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है आंदोलन हुए। राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन जो है महात्मा गांधी, अम्बेडकर ने जो है दलितों की आवाज़ को उठाया। प्रांतीय स्तर पर भी अनेक नेता दलितों की समस्याओं के लिए जो है कार्यरत हुए। दक्षिण में जो है नाडारो आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नामशूद्र आंदोलन, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन आदि जो प्रारंभ किए गए। ठीक है, तो इस तरह सबको लिखना है। फिर है महिला आंदोलन। तो महिला आंदोलन की जब बात आती है तो महिला आंदोलन, तो महिलाओं के ऊपर हो रहे जो शोषण, जो अत्याचार हो रहा था, तो उसके खिलाफ जब वो एक आंदोलन किया गया तो इसी को महिला आंदोलन का नाम दिया गया था। तो 19वीं सदी के आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति में और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बनाकर उनकी दिशा में जो है उनकी दिशा में सुधार करने का प्रयास किया है। महिला आंदोलन में पुरुषों का भी योगदान रहा है। मतलब महिला जो आंदोलन है इसमें महिलाएं ने ही जो है आंदोलन नहीं किया, इसमें पुरुषों का भी काफ़ी जो है कह सकते हो रोल रहा है। और कुछ जो है जो अग्रणी जो महिलाएं थे, इन्होंने जो है स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया है। अनेक जो है संगठनों जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि का सहयोग महिला आंदोलन में जो है रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं में जो है मूल्य वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, दहेज विरोधी आंदोलन, महिला संरक्षण आदि के लिए आंदोलन जो है किए गए। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है पर्यावरण आंदोलन क्या है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन किए गए इसको हम पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे। तो पर्यावरण आंदोलन जो है संपूर्ण पर्यावरण के उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है किया जाता है ताकि संपूर्ण जो पर्यावरण है जिसमें प्राकृतिक जो है पर्यावरण, तो सामाजिक जो है सांस्कृतिक पर्यावरण, तो इनकी जो है रक्षा करने के लिए, पेड़ पौधों की जो है रक्षा करने के लिए जब कोई आंदोलन किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। मेघा पाटेकर के द्वारा शुरू किए गए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था जो कि पेड़ों को जो है बचाने के लिए, तो इसी को हम पर्यावरण आंदोलन कहते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए। अब यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया है। यदि हम इसके प्रश्नों की बात करें
तो इसमें जो है सेक्शन बी में आपके टोटल आपके 7 प्रश्न आपके आएंगे, जो कि 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। तो जो आपको पता होगा उनको कर लेना, क्योंकि इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आपके रहेंगे, 2 से 3 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। काफ़ी अच्छी बात इसमें है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन दिया कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषता है उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से हम सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, इसकी विशेषता यहाँ से जो है देखेंगे। इसकी परिभाषा वैसे तो मैंने आपको पहले करा दी थी, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिए। तो प्रत्येक जो है सामाजिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन जो है होता रहता है, क्योंकि समाज में आपने देखा होगा जो आज परिवर्तन हुआ, आपको वो जो है आने वाले समय वही परिवर्तन नहीं हमेशा रहेगा, उसमें फिर चेंजेस आएगा, उसमें फिर बदलाव आएगा। तो समाज में जो है जो कि निरंतर जो है परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक व्यवस्था के निर्णायक तत्व जो है मनुष्य ही है, और उनमें से जो है आए दिन परिवर्तन होता रहता है। जैविक दृष्टि से परिवर्तन जो है नित्य प्रतिदिन जो है होते रहते हैं। आज किसी जो है शिशु की जो शारीरिक संरचना है उसमें जो है काल परिवर्तन अवश्य होगा, ठीक है, उसमें कल परिवर्तन जरूर होगा। और आज का जो निर्बल जो शिशु है कुछ दिनों के बाद वो अपने पैरों पर जो है खड़ा होने लगता है। और हम इस प्रकार जो है देखते हैं कि मानव व्यवहार शारीरिक स्वरूपों में परिवर्तन के साथ साथ जो है परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि आप देखते हो कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, कुछ दिनों के बाद जो है वह जो है बोलने लगता है, कुछ उसके बाद धीरे धीरे पैरों पर खड़ा होने लगता है। तो इस तरह से जो है जैसे कि परिवर्तन होता रहता है उसमें, तो ठीक उसी प्रकार समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये होता है सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। यहाँ से डेविस महोदय जी लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य केवल उन संशोधन से है जो सामाजिक जो है संगठन में हुआ करते हैं, और सामाजिक संगठन से तात्पर्य है कि समाज के ढांचे और उसके कार्यों में से है। जब इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की बात कहते हैं तो हमारा जो तात्पर्य होता है सामाजिक ढांचा जो है, उनके जो कार्य है, तो इसमें जो परिवर्तन होता है इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगली परिभाषा जो कि जोन्स जी लिखते हैं, यह कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक जो है प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक अंतःक्रिया अथवा सामाजिक संगठन के किसी भी तत्व में जो फेरबदल होता है, जो उसमें बदलाव आता है, जो चेंजेस आता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस विचार से स्पष्ट हो जाता है कि परिवर्तन जो है अधिकांश भी हो सकता है और संपूर्ण भी हो सकता है। तो यदि जो है किसी मान्य चलित रूप से हेर फेर हो जाए और अधिकांश जो है महत्वपूर्ण ना हो तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन ही कहेंगे। अब यहाँ से इसकी हम विशेषताओं की बात करें, इसकी बहुत सारी विशेषता, जैसे कि इसकी पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन जो है बदलाव की एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो समाज में अनवरत जो है चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। फिर है क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। फिर है सामाजिक परिवर्तन जो है मुख्यतः सामाजिक है, और इस अवधारणा का प्रयोग जो है प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक अनुक्रिया और सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू में जो बदलाव होता है, जो इसमें रूपांतरण होता है, इसी को जो है वर्णन करता है। अगली इसकी विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन एक जो है सार्वभौमिक घटना है, अर्थात परिवर्तन सभी जो है समाज में होता है। परिवर्तन जो है सभी समाज में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि एक विशेष समाज में होता है। अगली जो इसकी विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, क्योंकि समाजशास्त्री किसी परिवर्तन का अध्ययन इस रूप में नहीं करते हैं कि वह अच्छा है कि बुरा है, वांछनीय है कि अवांछनीय है। परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगला भी इसमें क्वेश्चन के सामाजिक विकास से आप समझते हैं सामाजिक विकास की जो प्रमुख विशेषता है उसको आपको बताना है। तो सामाजिक विकास एक जो है व्यापक प्रक्रिया है, इसका एक जो है महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक विकास भी है, क्योंकि सामाजिक विकास जो होता है जब समाज में सामाजिक जो विकास है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है, जब सामाजिक परिवर्तन में जब आर्थिक वृद्धि जुड़ जाती है, इसी को हम सामाजिक विकास कहते हैं। तो अतः जो है समाजशास्त्री व जो है अर्थशास्त्री जो है इनके द्वारा इसकी परिभाषा जो है दी गई है। जैसे कि हाब हाउस जी लिखते हैं कि किसी भी समुदाय का विकास उसकी मात्रा, कार्यक्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की जो पारस्परिकता है उसमें वृद्धि से होता है। अगली परिभाषा जो कि लिखते हैं टीबी बार्टोमोर जी लिखते हैं कि सामाजिक विकास से हमारा प्राय उस स्थिति से है जिसमें समाज के व्यक्तियों में ज्ञान की वृद्धि हो तथा व्यक्ति जो है प्रौद्योगिकी आविष्कारों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले एवं साथ ही वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाए। इसी को हम जो है सामाजिक विकास जो है कहेंगे। अगली परिभाषा जो कि मोरिस जी लिखते हैं, यह कहते हैं कि सामाजिक विकास अपने सदस्यों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। मतलब सामाजिक विकास क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने जो समाज की जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति के लिए कह सकते हो उसमें परिवर्तन करता है,
फाइनेंशियल रूप से जब मजबूत हो जाता है, इसी को हम सामाजिक विकास कहते हैं। अगले भी परिभाषा जो कि लिखते हैं डब्ल्यू लैंड वर्नर जी, ये कहते हैं कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों की जीवन स्तर में वृद्धि ही, मतलब समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उसके जीवन स्तर में जो कोई वृद्धि होती है जब, इसी को हम सामाजिक विकास कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा इनकी है। फिर अगली परिभाषा और भी हमारे विद्वान हैं जो कि डिसूजा जी, ये कहते हैं कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके कारण अपेक्षाकृत जो है सरल समाज एक विकसित समाज के रूप में जो परिवर्तित होता है। सामाजिक विकास क्या है? जब कोई एक सरल समाज जब विकसित समाज की ओर जब अग्रसर होता है, फिर उसमें जब परिवर्तित होता है, इसी को हम सामाजिक विकास कहते हैं। बहुत ही सुंदर से सारी की सारी परिभाषा है। अगली परिभाषा जो कि अमृत सेन जी लिखते हैं कि विकास लोगों को मिलने वाली जो है वास्तविक स्वतंत्रता को बढ़ाने की महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है। अब इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे कि मानवीय ज्ञान में वृद्धि। तो सामाजिक विकास की एक मुख्य जो विशेषता है मानवीय जो ज्ञान है उसमें वृद्धि है, क्योंकि जब समाज में अधिकांश सदस्यों में ज्ञान की वृद्धि हो जाती है तो वह समाज का विकास जरूर हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा, उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा तो अपने समाज का भला कर पाएगा, जिससे समाज का भी भला होगा। फिर है प्राकृतिक शक्तियों पर जो है मानवीय नियंत्रण में वृद्धि। तो सामाजिक विकास की दूसरी जो विशेषता है प्राकृतिक शक्तियों पर मानवीय नियंत्रण में वृद्धि है। जब व्यक्ति प्रकृति का दास न रह करके प्रौद्योगिकी आविष्कारों के कारण उन पर नियंत्रण पा लेता है तो समाज का विकास होता है। अगला जो इसकी विशेषता है वह है बाह्य तत्वों की जो मुख्य भूमिका। तो विकास के विपरीत सामाजिक जो है विकास में बाह्य तत्वों की भूमिका होती है। अनुकूलन, भौगोलिक पर्यावरण, खनिज पदार्थों की प्रचुरता आदि विकास में जो है सहायक ऐसे कुछ जो प्रमुख बाह्य तत्व हैं होते हैं। फिर है मानवीय शक्तियों का समग्र विकास। तो सामाजिक विकास सिर्फ मात्र आर्थिक विकास ना होकर के मानवीय शक्तियों का एक समग्र विकास है, क्योंकि इससे जीवन के सभी जो पक्ष हैं समाज के सभी क्षेत्रों में विकास जो है होता है। फिर इसकी अगली विशेषता है सार्वभौमिकता का अभाव। तो सामाजिक विकास से जो है सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि एक तो इसकी गति एक जैसे ही नहीं होती है तथा दूसरे प्रतिकूल परिस्थितियां कई बार जो है विकास को अवरुद्ध जो है कर देती है। फिर है विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर आधारित। तो सामाजिक विकास जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी पर जो आधारित होता है। इसके कारण जो है श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, संचार साधनों में भी वृद्धि होती है तथा संसाधनों एवं जो है समितियों की संख्या भी जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको जो है लिखना है। अब अगला जो इसका क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, संक्षेप में लिखना है। फिर है भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के क्या प्रभाव, वो भी आपको बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है इसको सबसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो आज जो विश्व है समाज में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त जो है कारण सूचना प्रौद्योगिकी ही है, जिससे जो है सामाजिक संबंधों को न केवल तीव्र गति से परिवर्तन किया है अपितु उसमें क्रांति का श्री गणेश भी कर दिया है। परंपरागत सामाजिक जो है संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव इसी सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है। इसका जो है एक उदाहरण यह भी है कि सितंबर 2012 में भारतीय परिदृश्य में देखने को जो है मिला है। भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न प्रांतों के लोगों को जो दूसरे प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में जो है रह गए थे और एकाएक वापस जो अपने घरों में जो है भागने लगे। भागने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी को जो है बताया गया था। यह घटना यह सिद्ध करती है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सोच विचार के नहीं किया गया था और वह जो है बिना जो है विघटनकारी जो है हो सकती है। तो मतलब जो है सूचना प्रौद्योगिकी आप ऐसे कह सकते हो कि पहले ज़माने का क्या समय था कि लोग जो है जो कि चिट्ठी भेजने के लिए, क्योंकि पहले कबूतर फिर जो है डाकघरों का प्रयोग करते थे। तो आज क्या हुआ है, आज सूचना प्रौद्योगिकी ही देन है कि हम जो है आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये सब जितनी भी देन है ये सूचना प्रौद्योगिकी ही देन है। आज क्या है, आज फट से मोबाइल में कोई जो है मैसेज आप टाइप करो, फट से 1 सेकंड में मैसेज जो है भेज दो, अट जाता है, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया है? ये सब अगर संभव हो पाया है तो सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। तो इस तरह से इसके बारे में आप बनाकर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब यहाँ से हम आधुनिकीकरण क्या है इसको समझ लीजिएगा। आधुनिकीकरण जो है सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था और उन्मुख हो, अर्थात जो आधुनिकीकरण से तात्पर्य उन्मुख जो है व्यवस्था से लगाया जाता है। मतलब ऐसे कह सकते हो आधुनिकीकरण का मतलब यह होता है
कि जो पश्चिमी जो देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, उनकी जो सामाजिक, जो आर्थिक, जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, उसको जो फॉलो करते हैं, वहाँ की जो कल्चर को फॉलो करते हैं, उसी को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है। अगली परिभाषा है जो कि हाल पर्ण जी लिखते हैं, कहते हैं कि आधुनिकीकरण जो है रूपांतरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा जो मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। अगली भी परिभाषा जो कि श्रीनिवास जी लिखते हैं कि किसी जो है पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में रहने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित यह शब्द आधुनिकीकरण होता है। तो स्पष्टता जो आधुनिकीकरण एक ऐसा निरंतर होने वाला परिवर्तन है जिसका झुकाव जो है भौतिक जो है समृद्धता की ओर जो है अधिक है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब भारत में आधुनिकीकरण के क्या प्रभाव है, ये भी आप समझ लीजिएगा। इसके प्रभाव जो है पूछता है एग्जाम में। तो आधुनिकीकरण की वजह से भारत में जो है सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आया है, जैसे कि सती प्रथा, खान पान, छुआछूत जैसी जो कुरीतियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, इनका अंत हुआ है। उसके बाद है आधुनिकीकरण से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, आधुनिकीकरण की प्रणालियाँ जो है विकसित हुई है, संचार आवागमन के साधनों भी जो है विकसित हुए हैं। प्रौद्योगिकी जो है इसके जो है तेजी से विकास में संचार, वाणिज्य, दैनिक जीवन में क्रांति आई है। इंटरनेट के जरिए सूचना तक पहुंचने में भारतीय समाज जो है वैश्विक विकास से जो है जुड़ गया है। अगले इसके हम प्रभाव की बात करें तो आधुनिकीकरण से जो है मनुष्य के जीवन और मानव जो प्रथाएं हैं, इसमें कई सारे बदलाव आए हैं। मनुष्य अब जो है तर्क और व्यवहार के जरिए विचार और व्यवहार के नए तरीके जो है अपना रहा है। आधुनिकीकरण से जो है जुड़ी चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि अधिक आबादी, विकास में जो है असमानताएं, अशिक्षा, भाषा जो है विभाजन, बेरोजगारी और विपरीत समाज के जो है मुद्दे। तो इस तरह से इसके आपको जो है प्रभाव आपको लिखना है। अब यहाँ से सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन की प्रकृति क्या है आपको बताना है। फिर है भारत में महिला आंदोलन, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एम.एन. श्रीनिवास की सांस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, इसको हम समझेंगे। तो सामाजिक आंदोलन क्या है, वैसे तो इसके बारे में मैंने आगे करा दिया था, लेकिन एक लॉग में भी क्वेश्चन आपका बनता है। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा जो कि हर्टन और जो है हंट जी लिखते हैं, सामाजिक आंदोलन जो है समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उनका विरोध करने वाला एक सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन एक जो है सामूहिक प्रयास है जिससे नई व्यवस्था निर्मित होती है, इसी को जो है हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ठीक है। यहाँ से योगेंद्र जी लिखते हैं कि वैचारिकी द्वारा परिभाषित सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति या सामूहिक नेतृत्व के अधीन सामाजिक आंदोलन एक संगठित जो है ढंग से जनता के सामूहिक जुटाव की एक प्रक्रिया है। मतलब जो है जब एकजुट होकर समाज किसी का विरोध करते हैं क्योंकि समाज के लिए जो चीज़ अच्छा नहीं है, तो इसी को हम सामाजिक आंदोलन जो है कहते हैं। अगली परिभाषा जो कि हॉवर्ड ब्लूमर जी लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने का एक सामूहिक प्रयास है। फिर अगली परिभाषा जो कि एस.एस. राव जी लिखते हैं कि एक सामाजिक आंदोलन समाज में एक भाग द्वारा समाज के अधिकांश या पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए किया गया एक सामूहिक प्रयास है। फिर और भी परिभाषा यहाँ से जैसे कि जो कि कैमरोन जी लिखते हैं कि जब बहुत से व्यक्ति अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा संस्कृति के किसी भाग अथवा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं, तब इसको जो है सामाजिक आंदोलन जो है कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इनकी परिभाषा आपको लिखना है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं और भी परिभाषा जैसे कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है जिसमें जो है परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने में सहयोग देने के लिए लोगों को बहुत बड़ी संख्या में जो है संगठित अथवा जागरूक किया जाता है। अगली परिभाषा जो कि मैकमिलन जी लिखते हैं कि सामूहिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिससे कि जो है जीवन की नई जो व्यवस्था है वो निर्मित होती है। तो इस तरह से इनकी परिभाषा आपको लिखना है। अगली परिभाषा जो कि योगेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि वैचारिकी द्वारा परिभाषित सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति या सामूहिक नेतृत्व के अधीन सामाजिक आंदोलन संगठित ढंग से जनता में जो है सामूहिक जुटाव की एक प्रक्रिया है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि सामाजिक जो आंदोलन होता है एक सामूहिक प्रयास होता है, मतलब इसमें एकजुट होकर सारे जो है प्रयास करते हैं, ना कि एक व्यक्ति करता है। और है इसमें सामाजिक आंदोलन जो है घटित हो रहे परिवर्तनों को जो है निश्चित दिशा देने का जो है प्रयास करता है। अगले जो इसकी विशेषता है कि सामाजिक आंदोलन जो है जीवन तथा समाज के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकता है। सामाजिक आंदोलन जो है संरचना का प्रतिफल होते हैं अतः सामाजिक संरचना की विशेष परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं।
अगला भी इसकी जो विशेषता है वो है समाज एवं जो है संस्कृति में पूर्ण अथवा जो है आंशिक परिवर्तन लाने के लिए तथा उनका विरोध करने के लिए सामाजिक आंदोलन जो है किया जाता है। और इसकी विशेषता है कि सामाजिक आंदोलन जो है त्वरित परिवर्तन की इच्छा से किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। अगली भी विशेषता है कि सामाजिक आंदोलन का संबंध जो है सामाजिक जो गतिशीलता होती है उससे होता है। आठवीं चीज की विशेषता है कि सामाजिक आंदोलन में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये थी सामाजिक आंदोलन की जो विशेषता है। अब यहाँ से सामाजिक आंदोलन की प्रकृति क्या इसको समझ लीजिए। सामाजिक आंदोलन की प्रकृति जो है परिवर्तन जो है समर्थक भी हो सकती है और जो है परिवर्तन प्रतिरोधी भी जो है हो सकती है। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन लाने अथवा जो है परिवर्तन रोकने के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं और सामाजिक जो है आंदोलन भौगोलिक जो है सीमाओं के आधार पर जो है पहचाना जा सकता है। छात्र छात्राओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन सुधार आंदोलन से भिन्न होता है। इसकी प्रकृति आपको लिखना है। अब यहाँ से भारत में महिला आंदोलन, वैसे तो इसके बारे में मैंने अभी करा दिया था लेकिन यहाँ से भी देख लीजिएगा। तो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष प्रत्येक समाज की संरचना को जो है जन्म देते हैं और यह आवश्यक है कि विश्व जो है समाज में स्त्री और पुरुषों में जो है बराबरी का स्थान समान नहीं रहा है। भारतवर्ष में पितृसत्तात्मक पर जो है पारिवारिक व्यवस्था होने के कारण वैदिक काल से ही स्त्रियों की परिस्थिति में जो है सुधार की आवश्यकता रही है और 19वीं सदी के प्रारंभ में ही जो है महिलाओं की स्थिति में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने अपने अपने ढंग से जो है कार्यक्रम बनाकर उनकी जो है दिशा में सुधार करने का प्रयास किया है। महिला आंदोलन में पुरुषों का भी काफ़ी योगदान रहा है। कुछ अग्रणी जो महिलाओं ने स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास किया है। महात्मा गांधी का भी जो है प्रयास महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए उल्लेखनीय है। अनेक जो है संगठन जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा यानी बेसेंट जो है सापिकल सोसाइटी आदि का सहयोग जो है महिला आंदोलन में रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं ने जो है मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन और तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन, दहेज और प्रथा विरोधी आंदोलन, महिला आरक्षण आदि के लिए जो आंदोलन किए हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अब सांस्कृतिकरण क्या है इसको समझ लीजिएगा फिर से। तो डॉक्टर श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या फिर कोई निम्न जाति या कोई अन्य जो है समूह अपने से उच्च जाति या अथवा प्राय द्विज जाति के समान ही अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, विचारधारा आदि जीवन पद्धति को बदलता है। ठीक है, इसी को हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। इस प्रकार जाति जो है संस्तरण में अपने परंपरागत स्तर की अपेक्षा एक उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करने लगता है। वो किस लिए जो है सारे के सारे जो कर्मकांड है, जो रीति रिवाज फॉलो करता है ताकि उसका भी जो समाज में जो स्थिति है ऊंची हो सके। समानता किसी जाति की स्थिति में यह परिवर्तन थोड़ी अवधि में जो है नहीं हो पाता है, बल्कि 2-3 पीढ़ियों तक ऐसा दावा करने के बाद ही उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो पाता है। दूसरी बात यह है कि सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक जाति अथवा जो समूह की जो सामाजिक जो स्थिति है इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन संपूर्ण जाति व्यवस्था की संरचना में इससे जो कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न हैं, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन के कारकों की आपको विवेचना करना है, तो इसके कारक क्या है इसको समझ लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन वह स्थिति है जिसमें समाज के द्वारा स्वीकृत संबंधों, प्रक्रियाओं, प्रतिमानों, संस्थानों का इस रूप सीमा तक परिवर्तित हो जाता है कि उनके पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो स्पष्टता जो है सामाजिक संस्थानों, नियमों, कार्यविधियाँ, सामाजिक मूल्य, उनके विचार, उसमें होने वाला जो परिवर्तन होता है इसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बहुत सारे जो परिभाषा है जो कि विद्वानों ने दिया है, मैंने इसको आगे भी कराया था। अब यहाँ से इसके जो हम कारक उनको समझेंगे। तो यहाँ से कुछ परिभाषा भी समझ लेंगे जो कि किंसले जी लिखते हैं। सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होते हैं। गिन्सबर्ग जी लिखते हैं सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होना है, अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न जो अंग है उसमें जो परिवर्तन होता है इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा भी मैकेरोव जी लिखते हैं, कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है, इसी को कहा जाता है।
ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जेनसन जी लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्यों अथवा विचारों करने के तरीकों से उत्पन्न होने वाला जो परिवर्तन है इसी को कहा जाता है। अब इसके बाद हम कारकों की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी जो है नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आज जो परिवर्तन है कल वही परिवर्तन होगा, तो इस चीज़ की जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। फिर है सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है या भी प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की गति जो है तुलनात्मक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक जो सार्वभौमिक नियम है और ये जो है सर्वव्यापी भी प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है गुणात्मक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे जो आर्थिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास से जो है जैसे कि उद्योग धंधे, यातायात, संचार, नौकरी के अवसर और जो है शहरों का विकास होता है। सामाजिक परिवर्तन जो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि आर्थिक विकास में हो सकता है। जैसे कि पहले जो है मजदूर कार्य करते थे, अब जो कि मशीनों का आविष्कार हो गया है, तो इससे क्या हुआ है, समाज में परिवर्तन आया है। फिर औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण से जो है काम करने के तरीके में जो बदलाव आया है, जिससे खेत मजदूरी कारीगरों की जो है जगह जो है फैक्ट्री मजदूरों का जो है दबदबा जो है बढ़ा। फिर है कि तकनीकी जो है प्रगति। तकनीकी प्रगति से भी जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि उद्योग में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से उत्पादन बढ़ा है, कर्मचारियों की जो है आय में सुधार भी हुआ है। फिर है मुद्रा जो स्फीति। मुद्रास्फीति जैसे जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं ये भी इसमें जो है सामाजिक परिवर्तन को ला सकती हैं। फिर है शहरीकरण। तो शहरीकरण भी जो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक कारण है। फिर है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण भी जो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को जन्म देती है। अगला भी इसमें जो क्वेश्चन है कि प्रगति और विकास विकास में अंतर। भारत में दलित आंदोलन की प्राकृतिक उद्देश्य। मार्क्स के जो है सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत का आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है। तो प्रगति और विकास में अंतर देखिएगा। तो प्रगति जो है इच्छित जो है परिवर्तन है, अतः इसमें जो है दिशा पूर्व निश्चित होती है। मतलब प्रगति जो होता है इसमें दिशा का बोध होता है, ज्ञान होता है कि इस दिशा में ही प्रगति होगी। जबकि विकास क्या है, विकास एक कल्याणकारी परिवर्तन है जो आर्थिक विकास और भौतिक समृद्धि से जो है संबंधित है। फिर है प्रगति। प्रगति जो है प्रत्यक्ष रूप से मूल्य निर्णय से जो है संबंधित होता है, जबकि विकास जो है मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो है संबंधित होता है। फिर है प्रगति में जो है परिवर्तन के कारण एक अवधारणा अपने अंतिम स्तर को जो है प्राप्त होती है, जबकि विकास जो अंतिम स्तर की ओर जो है ले जाने का एक साधन हो सकती है। फिर प्रगति का संबंध जो है भौतिक जो संस्कृति के जो भौतिक और अभौतिक जो तत्व हैं ये किसी भी इसके पहलू से हो सकता है, जबकि विकास जो होता है इसका संबंध जो है संस्कृति के भौतिक पहलू से ही होता है। फिर प्रगति का संबंध जो है सामूहिकता से होता है, जबकि जो विकास होता है व्यक्तित्व और सामूहिकता ही इसका जो है दोनों से इसका जो है संबंध हो सकता है। तो इस तरह से इसके बीच में आपको जो है लिखना है। फिर है दलित आंदोलन क्या है। वैसे तो दलित आंदोलन के बारे में मैंने आपको कराया था, लेकिन जो है यहाँ से भी देख लीजिएगा। तो अधिकार विहीन, सुविधा वंचित या जो है अलाभकारी स्थिति वाले लोगों को निर्बल दुर्बल वर्ग से जो है व्यक्त किया जाता है। इसी वर्ग में कुछ जो अस्पृश्यता जातियाँ मतलब छुआछूत कुछ जातियाँ हैं जिसको हम दलितों से जो है संबोधित करते हैं। दलित का प्राय है कि समाज में अत्यंत निम्न स्थान पर आसीन व्यक्ति से है जो सामान्य प्रताड़ित किया गया है, उत्पीड़न का शिकार होता है और जिसका संपूर्ण जीवन अभाव दुख और अपमान से जो है या फिर अपमान में जो है व्यतीत होता है। और दुर्बल वर्गों में सबसे जो निरीह वर्ग है वो है जो है दलित वर्ग कहलाता है। तो दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के अपने जो है भेदभाव के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों के द्वारा विरोध प्रदर्शन, इसी को हम कहते हैं दलित आंदोलन। इस तरह से आपको इसके बारे में जो है लिखना है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन चाहे तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा पढ़ सकते चलेगा, इसको भी हम कराए दे रहे हैं। तो भारतवर्ष में जो है दलित आंदोलन गांव कस्बे से लेकर जो राष्ट्रीय स्तर तक जो है हो रहा है। अंग्रेज के शासनकाल में भी जो है दलितों के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो है आंदोलन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को जो है की जो आवाज़ है उसको उठाया है। महात्मा गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक कलंक है। उन्होंने जो है अस्पृश्यता के लिए हरिजन शब्द का जो है प्रारंभ किया, फिर इसका प्रयोग किया है। जबकि अम्बेडकर का मानना था कि चूँकि हिंदू धर्म में जो है बाह्य आडंबर है और इसलिए जो है दलितों को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म जो है वापस लेना चाहिए।
ठीक है। उन्होंने जो है 1935 में मनुस्मृति को जो है जलाने की बात भी कही थी और हिंदूवाद की बुराई को जो है सामने रखते हुए अपने समर्थकों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए जो है प्रेरित भी किया था। प्रांतीय स्तर पर भी अनेक जो है नेता दलितों की समस्याओं के लिए जो है संघर्ष किए हैं, जैसे कि दक्षिण में नाडारो आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नामशूद्र आंदोलन, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है आदि धर्म आंदोलन जो है प्रारंभ किए गए थे, आदि जो है प्रारंभ किए गए थे। इस तरह से इसके बारे में आपको जो है बनाकर आपको लिख देना है। दलितों के लिए सबसे ज़्यादा यदि किसी ने जो है कह सकते हो कार्य किया है तो महात्मा गांधी जी ने भी किया है और अम्बेडकर जी ने भी जो है काफ़ी इनके लिए कार्य किया है। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। तो मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और समाज के विभिन्न पक्ष आर्थिक पक्षों की देन है और इसका जो है प्रभाव समाज की महत्वपूर्ण संरचना के ऊपर पड़ता है। उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है तो उनका जो है प्रभाव मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक जो है जीवन के ऊपर जो है पड़ता है। यह सिद्धांत मनुष्य के समस्त संबंधों को आर्थिक तत्वों के आधार पर निर्मित जो है मानता है और यही जो है आर्थिक तत्व मार्क्स की दृष्टि से समस्त वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण है। आर्थिक विषमता के दूर होने के साथ साथ सामाजिक विषमता भी जो है दूर हो जाती है। तो यही था इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। और भी यहाँ से आगे लिखते हैं कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में केवल आर्थिक तत्वों को ही जो है स्वीकार नहीं किया है बल्कि इसे जो है एक नवीन सिद्धांत के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। मार्क्स के अनुसार इतिहास के क्रम से यह ज्ञात होता है कि आर्थिक परिवर्तन के जो है फलस्वरूप समाज में भी जो परिवर्तन होते हैं। उत्पादन के साधनों का इसका जो है इसमें मुख्य जो है हाथ होता है। उत्पादन के साधनों व जो है सामाजिक परिवर्तन, तो मार्क्स के अनुसार सबसे पहले जो है उत्पत्ति के साधन जो है बहुत कम थे, पर विकास की ओर अग्रसर होने पर उत्पत्ति के साधन में भी जो है वृद्धि हो गई है। समाज में परिवर्तन करने में आर्थिक जो परिस्थितियाँ है, ठीक है, परिस्थिति है, इन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया है। धीरे धीरे उत्पत्ति के साधनों उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन होता गया वैसे वैसे समाज में भी जो परिवर्तन होता गया। अब सामाजिक परिवर्तन के हम इतिहास की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रतिस्थापना है कार्ल मार्क्स ने इतिहास के आधार पर स्पष्ट किया है और इनके जो विकास के प्रत्येक क्रम पर दृष्टिकोण किया है कि इतिहास का विभक्तिकरण उनके जो 5 भागों में जो किया गया है। एक है आदिम युग, दूसरा है जो है दासत्व युग, तीसरा है सामंतवादी युग, चौथा है पूंजीवादी युग, फिर है समाजवादी युग। 5 भागों में इसको वर्णित किया गया है। इन प्रत्येक युगों की आर्थिक व्यवस्था भिन्न भिन्न थी जिनकी अपनी अलग अलग जो है विशेषताएँ थी। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारणों का विशेष जो है योगदान होता है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन से मनुष्य के जो विचार है, जो उसका रहन सहन, जिसकी आदत है, जो उसके विश्वास है आदि सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में भी जो परिवर्तन होता है। अतएव मध्यकाल से जो है वर्तमान काल तक सभी विचारक सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक परिस्थितियों के योग को स्वीकार करते आए हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि सोशियोलॉजी की मैंने आपको करा दी है। इसकी वजह से चैप्टर्स क्लासें मैंने करा रखी हैं, आप जाकर इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं। कोई भी हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, 20 से लेकर 25 मिनट तक हमारी प्रत्येक क्लास है। आप चाहे तो एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। मिलता है वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।